हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स के आगे चलेंगे और इसमें देखेंगे कि जो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया है उस पर हम लोग ऐड करेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली बार हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मटेरियल्स हमारे हिस्टोरिकली मतलब कैसे इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो उस ज़माने का जो नाम है स्टील, आयरन एज, ब्रोंज एज, स्टोन एज, वो उस मटेरियल पे डिपेंड है जिस पे उस समय सबसे ज़्यादा काम, उसी मटेरियल से ही सारा काम मनुष्य करता था, उसी से औजार बनाता था, उसी से खेती भी करता था, उसी के घर में रहता था, जैसे गुफाओं में रहता था। ठीक है, तो क्योंकि उस समय उतनी चीज़ें पता थी हमें, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया उतनी ही हम लोग और ज़रूरतें हमारी बढ़ती गई, चाहत बढ़ती गई और हम सोचते गए कि और ज़्यादा हमें और अच्छी चीज़ें मिले ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में और देखेंगे इसमें आज जो हम लोग करेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, मतलब किस तरीके से सारे मटेरियल्स को हम लोगों ने डिवाइड किया है, उसके बाद क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी थर्मल प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी ऑप्टिकल कैसी है, वो चमकता है या नहीं चमकता है, या अगर उस पर लाइट जाती है तो वो पास होती है या नहीं होती है, या उसके आर पार हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। जैसे लोहा है, ठीक है, तो लोहे पे हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, लेकिन ग्लास है, शीशा है, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि वो उस तरीके के मटेरियल से बना हुआ है, उसके बॉन्डिंग उस तरीके के हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम मटेरियल को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, उसकी कैटेगरी बनाते हैं और उसी हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं। ये ज़्यादा गर्मी में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। इसे प्लास्टिक को अगर हम गर्म कर दें तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो पिघलने सा लगेगा। ठीक है, सड़कों पे भी आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में कहीं कहीं सड़कें पिघल सी जाती हैं और फट जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स, जैसे कि हमने शुरू में भी देखा कैसे हम स्टोन एज से ब्रोंज पे गए, ब्रोंज से आयरन पे गए, आयरन के बाद हम स्टील बनाना सीख गए, स्टील के बाद एल्यूमिनियम बनने लगा, सब चीज़ें बनने लगी। ठीक है, उसी तरीके से आज भी जो हमारे पास मटेरियल है हम अभी भी चाहते हैं कि हम और उसे बेहतर बनाएं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग उसमें इवॉल्व हो रहे हैं, किस तरीके से हम जो मटेरियल मेरे पास आज है, आज की डेट में, उससे भी हम और अच्छा बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी, हम चाहते हैं वो हमारी चीज़ और छोटी हो जाए। ठीक है, जो हमारी बैटरी 12 घंटे चलती है हम चाहते हैं वो बैटरी 24 घंटे चले, वो 48 घंटे चले। ऐसी कार में हम बैटरी लगाना चाहते हैं जो 1000 किलोमीटर चले और सस्ती भी हो, तो ये कैसे बनेगा? इसके लिए डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हवाई जहाज हैं, हमारे जिस स्पीड पे चलते हैं हम चाहते हैं और तेज चलें। ठीक है, कारें हम चाहते हैं और तेज चलें, लेकिन उसके लिए हमें और बेहतर पदार्थ बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और आज की क्या क्या नीड है जो हम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द मटेरियल, नैनो मटेरियल्स पे, फंक्शनल मटेरियल पे हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखिए इस चार्ट को तो ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स है। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। अगर ब्रॉडली देखें तो मेटल्स, प्लास्टिक, सेरेमिक, कंपोजिट। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि एक एक कैटेगरी में कौन कौन से तरीके के मटेरियल होते हैं। मेटल किसको कहते हैं, प्लास्टिक किसको कहते हैं, फिर सेरेमिक किसको कहते हैं और फिर कंपोजिट किसको कहते हैं। और मेटल के बाद अगर हम नीचे आए तो मेटल को हम फर्दर फेरस, नॉन फेरस, एमॉर्फस में डिवाइड करते हैं। फेरस मतलब कि जिसमें आयरन है। ठीक है, और नॉन फेरस का मतलब जिसमें आयरन के अलावा
आयरन नहीं है, बाकी सब चीजें। आयरन अगर है भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में है, ठीक है। तो ये जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब चीजें नॉन फेरस में। एमोर्फस, एमोर्फस उसको कहते हैं जो पाउडर की तरीके से होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता है, ठीक है, मतलब एक सॉलिड नहीं होता है, उसकी जो एमोर्फस मतलब बिल्कुल पाउडर सा, ठीक है। तो ये हम लोग बनाने लगे हैं, नई टेक्निक्स है जो मेटल्स का एमोर्फस पाउडर बनाते हैं, ठीक है। उसमें है रैपिड क्वेंचिंग करते हैं, मतलब बहुत जल्दी हम उसको, जो हमारा पिघला हुआ पदार्थ है, पिघला हुआ अगर कोई मेटल है, लोहा है या एल्यूमिनियम है, कॉपर है, पिघला हुआ है, मतलब हम उसको एक मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर ले गए हैं और वह पिघला हुआ है, और उसके बाद बहुत जल्दी कूल करते हैं, रैपिड कूल करते हैं, बहुत जल्दी से ठंडा करते हैं, तो हमारे इस तरीके का मटेरियल बनता है। इसको कहते हैं रैपिड कूलिंग। ठीक है, तो ये हमने देखा किस तरीके से इंजीनियरिंग मेटल से मेटल्स हुआ, और मेटल्स के बाद फेरस, नॉन फेरस, एमोर्फस हुआ, और उसके बाद हम देखेंगे प्लास्टिक में है। अब प्लास्टिक में क्या है, कई कैटेगरी हैं, लेकिन हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर। ये सारी कैटेगरी हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक और इलास्टोमर, किसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं। ये प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आता है सेरेमिक्स, ठीक है। सेरेमिक्स आप देख लीजिए कि जैसे ईंटा है, ठीक है, वो मट्टी से हमने बनाया है, भट्टी जैसे होती है ईंटे की भट्टी, भट्टा, उसमें जो है हमने ईंटे को एक गीली मिट्टी को रखा, उसके बाद उसको एक हीट किया, तो उससे वो हमारा बना, तो वो एक तरीके का सेरेमिक है। सेरेमिक कई तरीके के होते हैं, जैसे हमारे घर में क्रॉकरी है, कप प्लेट है, ठीक है, चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो वो सब तरीके की चीजें सेरेमिक के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है कंपोजिट्स। कंपोजिट एक अलग, नेक्स्ट अलग तरीके का मटेरियल है। इसमें क्या है, 2, 3, 4 चीजें मिला के बनाते हैं हम, ठीक है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो वो पूरी मिलती नहीं है, वो सारी चीजें अलग अलग रहती हैं और हम उसको अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट मतलब 2 और 3, 4 चीजों को मिला के बनाते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एक बेहतर आती है। जो पहले जो इंडिविजुअल जो अलग अलग मटेरियल है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो क्वालिटी है, उससे अच्छी आती है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है कि सब चीजें पूरी मिलती नहीं है, अलग अलग रहती हैं, तो हम उसको देख भी सकते हैं कि वो किस तरीके से अलग अलग दिख रही हैं, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे आगे के क्लास में कि किस तरीके से वो दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स को किस तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। ये कई तरीके होते हैं इसको क्लासिफाई करने के, लेकिन एक सिंपल तरीका ये है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके एक एक कैटेगरी पे जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे मेटल्स। मेटल्स में सबसे पहले फेरस मेटल्स। फेरस हमने कहा था इसमें आयरन है, ठीक है, इसमें आयरन है। आयरन के अलावा भी और चीजें हैं, लेकिन जो बेस है, जो सबसे ज्यादा इसमें मौजूद है, वो है आयरन। अब आयरन है, कार्बन स्टील हो गया, ठीक है। कार्बन स्टील क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज कार्बन है, मतलब ये हो सकता है 1% हो, ठीक, या 0.5% हो, 0.75% हो, ठीक है। तो इस जिस तरीके का होगा वो लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, तो कई तरीके के स्टील होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं, जैसे जैसे कार्बन उसमें ज्यादा होता है स्टील में, उतना ज्यादा वो हार्ड होने लगता है। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके का स्टील हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एलॉय स्टील। अब उसमें हमने थोड़ा क्रोमियम डाल दिया, निकेल डाल दिया आयरन में, तो उसकी अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी। अलग प्रॉपर्टी कैसी होगी, मतलब जैसे वो जंग नहीं लगेगी उसमें, ठीक है। तो
सब अलग अलग तरीके की बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील, इसमें हम क्रोमियम और निकेल डाल देते हैं, मतलब मेन तो आयरन है हमारा, लेकिन इसके अलावा ये सब चीजें हम इसमें ऐड कर देते हैं। टूल एंड डाई स्टील, ठीक है। टूल आपने देखा होगा, आप जब लेथ मशीन चलाते हैं या तो उसमें एक ड्रिलिंग मशीन है तो उसमें क्या है, एक टूल लगा हुआ है। तो वो टूल किस तरीके का होगा कि आप देखिए जब भी वो टूल चलेगा, मशीन करेगा किसी कंपोनेंट को, तो वो गर्म होगा। जब वो गर्म होगा तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा, गर्म होके सॉफ्ट होने लगेगा, वो थोड़ा सा ढीला पड़ने लगेगा अगर नॉर्मल स्टील होगा। लेकिन टूल स्टील है तो उसमें ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जो थोड़ा गर्म भी होंगे तो भी अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी स्टिफनेस को बरकरार रखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि अलग अलग स्टील किस तरीके के होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा मेटल में आयरन वाले, जिसमें आयरन है तो उसको हम कहते हैं फेरस। अब दूसरा होगा नॉन फेरस, ये एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, जो हम लोगों ने ब्रोंज में देखा था कि कॉपर और टिन होता है, ब्रास में कॉपर जिंक होता है। तो टाइटेनियम एक बहुत थोड़ा महंगा है, लेकिन ये एरोस्पेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, क्योंकि उसकी अलग अपनी क्वालिटी है इसलिए। और क्वालिटी रिलेटेड है कि अपनी स्ट्रेंथ रखता है, ताकत रखता है अपनी, थोड़े से 500-400 डिग्री तक, ठीक है, 400 डिग्री तक ये अपनी ताकत रखता है, स्ट्रेंथ रखता है, इसको स्ट्रेंथ कहते हैं। लेकिन एल्युमिनियम जो है 150 के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो अलग अलग इसके हम बर्तन बनाते हैं। आज भी कई घरों में आप देखिए कॉपर के जग मिलेगा आपको, ठीक है। एल्युमिनियम की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एल्युमिनियम हम लोग खाना भी पैक करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल होता है ना। ऑटोमोटिव में एल्युमिनियम बहुत तेज़ी से आ रहा है, एलॉय व्हील आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो हल्के हैं, एल्युमिनियम हल्का है, ठीक है। तो सबका अलग अलग प्रॉपर्टी। उसके बाद हम प्लास्टिक्स की बात करेंगे। इसमें थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट। थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे आगे की स्लाइड्स में किस तरीके से थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट में दोनों अलग अलग तरीके के प्लास्टिक हैं और क्या फर्क है उसमें। उसके बाद सेरेमिक्स, डायमंड हम लोगों ने बात की अभी कि सेरेमिक किस तरीके के होते हैं। और उसके बाद कंपोजिट मटेरियल हम लोगों ने देखा, 2-3 चीज़ों को मिला के किया। और इसके बाद एक बहुत ही नया आया है नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स मतलब ये नाम इसका आया है नैनोमीटर से, ठीक है। नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁹ मीटर। इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इसके, ये उन पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। इतने छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं इस रेंज के होते हैं, बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं, लेकिन इस रेंज के होते हैं। और उससे जो बनता है कि उसकी अलग स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसकी अलग स्पेशल प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो जब बहुत छोटा होता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है। और हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाने के लिए जो हमको नए पदार्थ चाहिए, वो इन्हीं सब मटेरियल से हमें उम्मीद है कि हम इन सब चीज़ों से एक नेक्स्ट जनरेशन की मटेरियल बनाएंगे और बना रहे हैं ऑलरेडी। तो हमें और भी इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वालिटीज़ देख लेते हैं मेटल्स की। यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, ये ब्रास है। ब्रास मतलब कॉपर और जिंक। जिंक भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, तो दोनों को मिला के 40-60, 60-40 अलग अलग ब्रास बनते हैं, ठीक है। ये एल्युमिनियम है, ये कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन उसको कहते हैं, कास्ट आयरन आपने रांगा सुना होगा नाम। कास्ट आयरन उसको कहते हैं वो आयरन जिसमें कि कार्बन जो है 2% से ज़्यादा है, ठीक है। 2% से ज़्यादा अगर कार्बन है आयरन में तो हम उसको कास्ट आयरन कहते हैं। कास्ट आयरन जनरली क्या है कि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब उसमें वाइब्रेशन होता है किसी मशीन में या किसी चीज़ में तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसको कहते हैं डैम्पिंग प्रॉपर्टी। डैम्पिंग प्रॉपर्टी, डैम्पिंग प्रॉपर्टी, वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है,
ठीक है, ये हमारा कॉपर हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, ये ब्रोंज हो गया, कॉपर टिन, ठीक है। तो मेटल जो है जनरली लस्टरस होता है, मतलब थोड़ा चमकता है, आप देखिए, ठीक है, और डक्टाइल मैलिएबल है। और हम लोग देखेंगे इन दोनों का क्या मतलब है। इसकी प्रॉपर्टी डक्टाइल है, मैलिएबल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। ये इंसुलेटर नहीं है। अगर आप इसीलिए आप देखिए कि किसी बिजली का भी सामान छूते हैं तो हम अवॉइड करते हैं कि किसी लोहे की सीढ़ी या एल्युमिनियम की सीढ़ी से उसको टच करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि करंट आपके थ्रू पास कर जाए, ठीक है। जिस प्रकार से मेटल जो है बिजली को कंडक्ट करता है, इसी तरीके से वो थर्मल कंडक्टर्स भी बहुत अच्छा है। थर्मल कंडक्टर मतलब हीट को पास करता है। आप देखिए स्टील के बर्तन है हमारे पास, एल्युमिनियम की कढ़ाई है, लोहे का तवा है, अब कॉपर बेस के भी यूटेंसिल्स आते हैं। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि जब हम आग जलाते हैं, हमारी जो चूल्हा है, गैस है, उससे जो है हीट जो है वो जल्दी से खाने पे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसको गुड थर्मल कंडक्टर कहते हैं, ठीक है, ऑफ हीट। और नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सॉलिड ही रहता है, ये लिक्विड होता है, ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। अगर हम एक सारे मेटल्स के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो वो पिघल जाएगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे वो सॉलिड ही रहता है। उसके बाद मैग्नेटिक, कुछ देखिए आप, कुछ चीजें वो मैग्नेटिक होती हैं, मतलब चुंबक से वो अट्रैक्ट होती हैं, कुछ कम होती हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का मेटल है। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है, ये अलग अलग मेटल है। आयरन इसको कहते हैं कोबाल्ट और इसको कहते हैं निकिल, ठीक है। ये जो है मैग्नेटिक है और जो दूसरे हैं वो नॉन मैग्नेटिक हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों जो है वो मैग्नेटिक है, ठीक है। और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन ब्रॉडली हम लोग ये देखेंगे कि कुछ मेटल मैग्नेटिक है, कुछ नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। और ये मेटल जो है, आप देखिए कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी ब्रिज बनता है, तो उसमें आपको स्टील मिलेगा। स्टील क्या है? एक तरीके का मेटेलिक एलॉय है, ठीक है। तो वो क्यों है ऐसा? क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ है, ताकत है। वो जब लोड पड़ता है ब्रिज के ऊपर तो वो लोड ले लेता है। लेकिन वो ब्रिज बनाने के लिए हमको उस शेप में भी उसको बनाना है, ब्रिज के शेप में। तो उसको बनाने के लिए उसमें डक्टिलिटी भी चाहिए, मतलब उसका हम शेप भी बदल सकें। तो हम उसको पहले गर्म करते हैं, उसके बाद उसको पिघलाते हैं, पिघला के एक नया उसको शेप देते हैं। वो शेप होने के बाद वो फिर से स्ट्रेंथ उसमें आती है। तो इसमें दो चीजें हैं कि उसके पास जो है बहुत स्ट्रेंथ है और वो डिफॉर्मेबल है, मतलब हम उसको गर्म करके उसको एक नया उसका आकार उसको दे सकते हैं, ठीक है। आपने लोहार को भी देखा होगा, वो गर्म करके उसको एक नया शेप देता है, लोहे की छड़ से छेनी बना देता है, हथौड़ा बना देता है, ठीक है। लेकिन ठंडे में नहीं बनता है वो, इसलिए ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा मेटल की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। अब हम देखेंगे ये है कॉपर के वायर्स। जब हम उसको एक चीज़ और है कि चमकता तो है ही, और उसके अगर हम उसको हाथ से या किसी चीज़ से उसको स्ट्रक करेंगे तो उसमें एक आवाज़ भी आती है, जो सब चीज़ों में नहीं आती है। उसकी आवाज़ एक अलग ही होती है, ठीक है, टिपिकल उसकी मेटेलिक साउंड होती है। और हमने एक वर्ड यूज़ किया था एलॉय। एलॉय कैसे बनाते हैं कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, डाई स्टील। तो मैट्रिक्स में तो आयरन है हमारे पास, मतलब खूब सारा आयरन है, से 95% आयरन है या 90% आयरन है, ठीक है। लेकिन बाकी की चीज़ें हम अलग अलग रखते हैं जैसा हमें चाहिए। तो इसी को हम एलॉय कहते हैं कि 2-3 मेटल्स को मिलाते हैं, पिघलाते हैं, उसको सबको पिघला के एक में मिला देते हैं गर्म करके, और फिर जो बनता है वो एक एलॉय कहते हैं।
आपके मोटरसाइकिल्स में, कार में एलॉय व्हील लग रहे हैं एल्युमिनियम के, तो एल्युमिनियम के साथ दूसरे उसमें सिलिकॉन है, कॉपर है, जिंक है, जिस तरीके का आपका एलॉय है वो उसमें डालते हैं और वो उसकी प्रॉपर्टी बदलते हैं। एल्युमिनियम क्या है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जब हम दूसरे मेटल उसमें डालते हैं, एलॉय बनाते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ, थोड़ी ताकत उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए एलॉय को हम यूज करते हैं। और एलॉय को, एलॉय किसको कहते हैं कि जब 2-3 चीजें प्योर मेटल्स, ठीक है, उसको हम मिलाते हैं और पिघलाते हैं, मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू मटेरियल, और जो एलॉय बनता है उसकी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल, जो अलग अलग जो मेटल है उससे उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, इसीलिए हम उसको बनाते हैं। ठीक है, जो हम चीज एक सिंपल लोहे से नहीं बना सकते हैं, आयरन से, वो हम 2-3 चीजें उसमें मिलाते हैं और उसको बना लेते हैं। जिस तरीके से हमने आपका स्टील का एग्जाम्पल दिया, स्टील, ये टूल स्टील है, डाई स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, ये सब स्टील के, आयरन के एलॉय हैं। उसी प्रकार से नॉन फेरस के एलॉय हैं, जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, एल्युमिनियम कॉपर एलॉय, 2000 सीरीज जो एलॉय होता है, 2000 या इसको 2XXX बोलते हैं, ठीक है, या 7XXX। तो ये जो है, अगर किसी को बताएंगे आप 2000 सीरीज एल्युमिनियम एलॉय हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने आप समझ जाएगा कि उसमें मेन तो एल्युमिनियम है और उसके बाद कुछ कुछ कॉपर है उसमें। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा है वो कॉपर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एलॉय बनाते हैं। आप देखिए प्योर कॉपर और उसके बाद ब्रास का, ब्रोंज का बिल्कुल क्वालिटीज अलग होती हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम उसमें दूसरी चीज मिलाते हैं। और मिलाते भी कैसे हैं, बस ऐसे ऊपर से डाल नहीं देते हैं, दोनों को पिघलाते हैं साथ में, और पिघला के फिर हम उसको ठंडा करके कास्टिंग बनाते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे अगले उस पर, प्लास्टिक। ठीक है, हम लोगों ने देखा था प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेट होता है और इलास्टोमर होता है। तो मेन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट में क्या फर्क होता है, इसको समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए। थर्मोप्लास्टिक उस मटेरियल को कहते हैं जिसको कि हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, और हम उसको फिर से करेंगे, फिर से गर्म करेंगे, फिर से पिघल जाएगा, फिर से ठंडा करेंगे, वो फिर से सॉलिड हो जाएगा। तो ये होता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इस तरीके का। लेकिन जो थर्मोसेट होता है वो अगर एक बार वो सॉलिड हो जाता है, ठीक है, ठंडा कर दिया आपने वो सॉलिड हो जाता है, या गर्म कर दिया वो सॉलिड हो जाता है, तो फिर आप उसको दोबारा जो है गर्म ठंडा करके वापस पुराने स्टेट में नहीं ला सकते। समझिएगा इस चीज को। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट में क्या फर्क है। थर्मोप्लास्टिक को आप बार बार गर्म ठंडा करके वापस पुराने स्टेट में और नए स्टेट में बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन थर्मोसेट को अगर वो एक बार सॉलिड हो गया है तो आप उसको अब गरम ठंडा करके उसको फिर वापस पुरानी स्टेट में वापस नहीं ला पाएंगे। ठीक है, ये फर्क है मेन। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक एक बटर के तरीके से है। यहाँ आप देखिए, यहाँ बटर है, यहाँ पैनकेक है। अब बटर को आपने गरम किया, पिघल गया, ठंडा किया, फिर से वो जम गया। ठीक है, तो ये थर्मोप्लास्टिक, ये रिसाइक्लेबल भी आप बोल सकते हैं, हम इसको बार बार कर रहे हैं। थर्मोसेट में आपने एक अपने घोल बनाया मैदे का और शुगर का, चीनी का, और मिला के आपने एक केक बना, ये चीला बना दिया आपने। ठीक है, पैनकेक बना दिया, ये चीला बना दिया। अब वो चीला तो बन गया आपका। अब आप कहें कि नहीं, अब हम जो है इसको गर्म करेंगे तो फिर से ये हमारा वो पेस्ट बन जाएगा जिससे हमने ये चीला बनाया है। ठीक है, तो वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। एकदम सेम पैटर्न पे आप थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट का डिफरेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक उसको कहते हैं जो गर्म करने से
जो है सॉफ्ट हो जाता है और फिर से हार्ड हो जाता है कूल करने के बाद। तो इसमें नायलॉन, पॉलीथीन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोप्लास्टिक किसको कहते हैं, किस तरीके के प्लास्टिक को कहते हैं, जिसको हम बार बार गर्म ठंडा करके सॉफ्ट और हार्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब आप इसकी बॉन्डिंग देखिए किस तरीके की होती है। प्लास्टिक क्या है, उसमें कार्बन के चेन्स हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, मोनोमर्स। प्लास्टिक क्या है कि एक तरीके के जो कार्बन के चेन्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसके चेन होते हैं। तो इसकी रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, मतलब प्लास्टिक की रीढ़ की हड्डी कार्बन के चेन है। इट इज द बैकबोन ऑफ द पॉलीमर्स। तो अब इसमें क्या होता है थर्मोप्लास्टिक में, और ये सारे जो है एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और एक चेन बनाते हैं, जिसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और ये मोनोमर्स हैं। तो ये सब एक में जुड़ते हैं और तब इस तरीके की प्लास्टिक बनती है। इसको ऑर्गेनिक पॉलीमर भी बोलते हैं। और अब आप देखिए जब ये जुड़ जाते हैं तो एक चेन बन जाती है। ठीक है, और ये चेन जो है यही जो है गर्म ठंडा होके आपस में ये इस तरीके से थर्मोप्लास्टिक बन जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज गौर करिएगा कि यहाँ पे ये बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, ये बॉन्डिंग नहीं है, एक एक लेयर में बॉन्डिंग है। तो इस तरीके के प्लास्टिक को हम लोग थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, ताकि वो एक दूसरे से फ्लो करे और कोई लिंक नहीं है उसमें जिस तरीके से, ताकि वो मूवमेंट उसका हो पाता है। तभी वो जब गर्म होता है तो वो पिघल जाता है और जब ठंडा होता है तो फिर से हार्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे वाले पे आते हैं, जो चीला वाला हम लोगों ने बताया था कि इसको हमने एक बार अगर सॉलिड बना दिया तो फिर वो दोबारा फिर से वापस सॉफ्ट नहीं होता है वो। ठीक है, तो दिस मटेरियल्स कैन नॉट बी रीसॉफ्टेंड, फिर से दोबारा सॉफ्ट नहीं होगा, रीसॉफ्टेंड। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब हम लोग एटॉमिक लेवल पे देखेंगे, माइक्रो लेवल पे, कि किस तरीके क्यों ऐसा होता है, वो ऐसा होता है और इसमें ऐसा क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है, वो वाला तो उसमें भी कार्बन कार्बन चेन है, इसमें भी कार्बन कार्बन चेन है, उसकी भी बैकबोन कार्बन कार्बन एटम्स हैं, कार्बन की चेन जो है मोनोमर है, मोनोमर से पॉलीमराइजेशन होता है और वो एक चेन ऑफ कार्बन एटम्स बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक तरीके की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। जो हम आपको बता रहे थे, एक लेयर के एटम है, कार्बन की जो चेन है वो दूसरे लेयर वाले से कोई आपस में लिंक नहीं रखते हैं, इसलिए वो थोड़ा स्लाइडिंग होती है उसमें। लेकिन इसमें क्या है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। आप देखिए ये एक लेयर है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। ठीक है, एक एक लेयर है। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये इस तरीके के बॉन्ड बन जाते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, क्रॉस मतलब एक एक लेयर आपस में, फिर वो दूसरी नीचे वाली लेयर, उसके नीचे वाली लेयर भी एक बॉन्डिंग बना लेती है। तो क्या है, बहुत स्टिफ हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है उसका मूवमेंट। ठीक है, अब आप इसमें भी देख लीजिए कि जब ये एक बार पॉलीमर चेन जो है आपकी, दिस इज पॉलीमर चेन, और ये हीट है, तो जब ये एक चेन है, दूसरी चेन ये है, तीसरी चेन ये है। ठीक है, और ये बीच बीच में बॉन्डिंग है इसकी, जो चीज थर्मोप्लास्टिक में नहीं थी। ठीक है, वो यहाँ पे हो रही है, तो वो वैसे ही बॉन्डिंग रहती है। जो बॉन्डिंग एक बार बन गई, वो गर्म करने के बाद भी वो बॉन्डिंग रहती है। वो बॉन्डिंग फिर से हम सोचें कि वो जो सॉलिड बन गया है उसको हम फिर से जो है, ठंडा जो सॉलिड बन गया है उसको हम फिर से मतलब पुराने स्टेट पे वापस ले आए, तो वो नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज क्योंकि इस तरीके की क्रॉस लिंकिंग हो गई है। प्लास्टिक का और क्या प्रॉपर्टीज है? प्लास्टिक जो है हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे क्रोजन का रेजिस्टेंस चाहिए।
मतलब कोई एसिड गिरता है, कोई ऑक्सीजन से जैसे लोहा जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो जंग खाने लगता है, लेकिन प्लास्टिक की चीज़ वैसी नहीं होती है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको दूसरी चीज़ों से फर्क पड़ता है। लेकिन इस केस में इस तरीके की कोरोजन, जैसे जहाँ पे स्टील पार्ट है उस तरीके का प्रॉब्लम उसमें नहीं है, वो बहुत हल्का है, लाइट है। सबसे ज़्यादा क्या है प्लास्टिक में कि वो बहुत हल्का है और कोरोजन उसमें नहीं होता है, ठीक है। जो कोरोजन, जो एनवायरनमेंट का जो असर है, पानी पड़ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, वो चीज़ उस पर नहीं आती। हाँ, एक दिक्कत है कि आप उसको ज़्यादा गर्म करोगे, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जाने लगोगे तो वो पिघलने लगेगा। तो जैसा हमने पहले भी बताया, हर पदार्थ का अपने अपने लिमिटेशंस हैं, अपने अपने एडवांटेज हैं, ठीक है। तो आपको उसी दायरे में रह के उस पर काम करना है। तो लाइट वेट है, रीजनेबल स्ट्रेंथ है, ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, रिजिड है, टाइट रहती है, और चमक भी अगर आपको देनी है तो आप चमक भी दे सकते हैं। आप देखो चमक रहे हैं ये, ठीक है। और जैसा आपको शेप चाहिए, वो पानी की बोतलें आती हैं, है ना, हर तरीके का सामान आने लगा है आजकल, तो आप इस तरीके से प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है कि रिसाइक्लेबिलिटी का इशू है, कहते हैं प्लास्टिक की जो है रिसाइक्लेबल नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी मटेरियल ही है। आप देखिए जो डेवलप किया जा रहा है और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक भी आ गए, ठीक है। तो यही है, पहले प्लास्टिक आया, लेकिन अब लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ गाय खा जाती हैं, तो वो अगर दबा भी दो मट्टी में तो भी वो वैसे ही रहता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो फिर लोगों ने रिसाइक्लेबल प्लास्टिक लाने लगे, ठीक है। तो वो ऐसे अपने आप तो आया नहीं, उसको डेवलप करना पड़ा, और बहुत तेजी से बहुत से मेटेलिक कंपोनेंट को चेंज कर रही है प्लास्टिक। आप स्कूटर, मोटरसाइकिल में देखिए, बहुत सी चीज़ें जो पहले स्टील के मडगार्ड आते थे, कई चीज़ें आती थी, लोहे का आता था, वो अब धीरे धीरे प्लास्टिक की हो रही। वो चीज़ें जिसको कि जिसमें जंग लग रही थी, वो बार बार हमको चेंज करना पड़ता था, उस तरीके के कंपोनेंट्स, उस तरीके की चीज़ों को हम प्लास्टिक से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वो उतनी ताकत नहीं होती है, उसमें लोहे का सामान था, अगर उसमें एक्सीडेंट होता था तो वो पिचक जाता था, फिर इसको ठोक के ठीक कर देते थे, लेकिन ये हो सकता है टूट जाए। तो उस हिसाब से आपको सेफ चलाना भी है, ट्रैफिक को ठीक से अपने हिसाब से, ताकि किसी को ना आपको चोट लगे ना दूसरे को चोट लगे, तो रूल्स के हिसाब से चलाना है। जैसा कि हमने कहा लाइट वेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, कार, टू व्हीलर, हर जगह आपको प्लास्टिक आ रहा है। और प्लास्टिक के बाद और भी अगर पैसा खर्च करना है तो और भी कंपोजिट मटेरियल भी आ रहे हैं, जैसे साइकिलें आ गई हैं, वो कार्बन कंपोजिट की आ रही है, वो बहुत हल्की हैं, ठीक है। तो आप देखिए पहले लोहे की साइकिल आया करती थी, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा बहुत एल्युमिनियम आया, लेकिन फिर उसके बाद प्लास्टिक आया, प्लास्टिक के बाद कंपोजिट आने लगे। तो किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, और जस्ट बिकॉज क्यों बदल रही हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट आ रही है ना। हमें और स्ट्रेंथ चाहिए, हमें और हल्का चाहिए, ताकि हम उसमें और चीज़ें जोड़ सकें, हमें चलाने में आसान हो, ठीक है, कम एनर्जी लगे, कम एनर्जी लग के हम ज़्यादा दूर तक जा सकें। जो थर्मोप्लास्टिक फिल्म्स हैं, पतली पतली फिल्म्स हैं थर्मोप्लास्टिक की, वो सीपेज ऑफ वाटर इन कैनाल्स, कहीं पे कैनाल और वहाँ है, वहाँ सीपेज हो रहा है, तो एक प्लास्टिक की हम लेयर डाल देते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है, पानी वहीं रुक जाता है, पानी जो है आगे नहीं फ्लो होता है, सीपेज रुकता है, ठीक है, जो सीलन हम लोग कहते हैं, पानी खींचता है दीवार। तो एक प्लास्टिक की अगर लेयर लगा देते हैं तो वो पानी को रोकता है। और मेटल स्ट्रक्चर फ्रॉम कोरोजन प्लास्टिक्स आर यूज्ड एज सरफेस कोटिंग्स, बहुत सी मेटल के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग लगाई आ रही है, तो वो इनबिल्ट है उसमें, वो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको एक्स्ट्रा बचाव कर रहा है उसका, ताकि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर, एयर, ये सब उसको अटैक ना करे। पीवीसी आपने एक बहुत कॉमन सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर्स, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग के ऊपर, वाटर प्रूफिंग के लिए, ग्लेज के लिए, चमक के लिए, ये सब चीज़ें लगाई जा रही हैं, ठीक है। क्लैडिंग ऑफ द बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर
क्लैड करने के लिए, मटेरियल के साथ उसको इनबिल्ट कर देते हैं जो भी है, ठीक है, प्लास्टिक की शीट उस पर लगा देते हैं और इस तरीके से बनाते हैं कि वो उसी का एक पार्ट हो जाता है, इतने अच्छे से उसको लगाते हैं। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन और ये सब पाइप्स और बड़े बड़े टैंक, जैसे आप सिंटेक्स के टैंक्स देखते हैं घरों के ऊपर, ये सब चीजें इसकी बनती हैं। काफी इसके फायदे हैं, लॉन्ग लाइफ है, 10-10, 20-20 साल चलता है, ठीक है, और हल्का है लगाने में, उसको इजी टू यूज है, ठीक है। आप मेटल का लगाएंगे बहुत जल्दी गर्म होगा, बहुत जल्दी आपको फिर कुछ अगर उसमें लीकेज हो गई, रस्ट हो गया तो आपको पूरा टैंक बदलना पड़ेगा, ये इसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक किस तरीके से मेटल पार्ट को रिप्लेस कर रहा है हर जगह। पाइप्स हुआ, बिल्डिंग में वाटर प्रूफिंग की जगह लगाना हो, ग्लेजिंग करना हो, क्लैडिंग करना हो। और प्लास्टिक क्या है आप देखेंगे, ये थर्मल इंसुलेटर भी है। थर्मल इंसुलेटर मतलब कि जो हीट है, हीट को वो ट्रांसफर नहीं करता, ट्रांसफर इंसुलेट करता है, हीट रेट को रोकता है, तो बहुत धीरे धीरे इसमें जो है ट्रांसफर ऑफ हीट है, जो कि मेटल में नहीं है। मेटल में फास्ट ट्रांसफर ऑफ हीट है, ठीक है, अगर कुछ हीट है उसमें तो वो बहुत तेज से ट्रैवल करता है अक्रॉस द मेटल, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं है। तो इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। प्लास्टिक मटेरियल्स हैव लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या मतलब है कि जैसे अगर हम किसी चीज को खींच रहे हैं तो कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, या कह सकते हैं कि कितना वो जो डिफॉर्मेशन है उसको कितना वो रोक रहा है, कितना अपोज कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई एक लॉक है, इसको मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं, तो हम क्या सोचेंगे, ये थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों तरफ एक लोड लगाया है। लेकिन कोई मटेरियल को अगर हमको कंपेयर करना है कि मान लो एक इतना खींचता है और दूसरा इतना खींच जाता है, तो नहीं लोड पे, ठीक है, एक्स लोड पे ये इतना खींचता है, ये इतना खींचता है, इसका मतलब जो कम खींचा वो ज्यादा रिजिड है और ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो मतलब इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यही है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्लास्टिक बहुत सॉफ्ट होता है, उसको ज्यादा खींचेंगे आप तो वो खींचने लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है उसका। तो हम क्या करते हैं, कुछ फिलर डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो उसको स्ट्रेंथ देते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं, वो उसको क्या करते हैं कि और रिजिड बना देते हैं, ठीक है। जो तो हमने क्या किया, उसको इंप्रूव कर दिया हमने, ठीक है। उसकी जो एक डिसएडवांटेज था, उसका जो एक शॉर्ट कमिंग था कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसको हमने एक फिलर डाल के, एक एडिशन ऑफ फिलर्स या जैसे ग्लास फाइबर डाल के, एक प्लास्टिक के अंदर ग्लास फाइबर्स के रीइंफोर्समेंट डाल दिए हमने। अगर आपका ये है, इसके अंदर हमने इस तरीके से फिलर्स डाल दिए, ये ग्लास फाइबर का है, तो जब हम खींचेंगे तो वो हमको ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक तरीके का इसका जो प्रॉब्लम थी उसको इम्प्रूव किया। और ये सब पार्ट आप देख रहे हैं सब प्लास्टिक के बने हुए हैं, ये आपने देखा, ये कैंस हैं, ये ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, सब आप जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे कोर्स में हम लोग देखेंगे इसको। और हल्का तो होता ही है, जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया, बाल्टी का ही देख लीजिए, पहले बहुत भारी बाल्टियां थी। कारों में देख लीजिए, पहले बहुत भारी कारें होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम उसको प्लास्टिक और लो डेंसिटी के मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वो हल्की हो रही है। हल्की हो रही है तो क्या फायदा है, उसका एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है। एक मेजर ड्रॉबैक जो पॉलीमर के साथ है कि वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। मेजर ड्रॉबैक टू द पॉलीमर इज देयर टेंडेंसी टू सॉफ्टन और डिकम्पोज एट मॉडेस्ट टेम्परेचर। इसका मतलब कि थोड़ा सा भी हम अगर हीट ज्यादा देते हैं तो वो पिघलने लगता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो कहीं भी प्लास्टिक यूज करेंगे तो हमें देखना होगा कि वो किस तरीके का प्लास्टिक है, कितने टेम्परेचर तक जा सकता है, तो उसी अनुसार हम लोग उसको उसी एप्लीकेशन में रखेंगे।
अगर हमने कह दिया कि ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाएगा तो हमको उसको वही लगाना है जहां पे जिस कंपोनेंट का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको ख्याल रखनी। और ये जो है ये हैव अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मोनोमर्स हैं और ये मोनोमर्स ही यही इसके बैकबोन है, यही इसकी रीढ़ की हड्डी है जो कार्बन चेन है। ठीक है, तो इसी से ये बनता है, ये पॉलीमराइजेशन होता है। और अगर ये क्रॉस लिंकिंग नहीं है तो ये हम उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, और अगर क्रॉस लिंकिंग है इस तरीके की तो हम उसको कहते हैं कि ये थर्मोसेट प्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि हम लोगों ने मेटल डिस्कस किया, एलॉय डिस्कस किया, ठीक है, प्लास्टिक डिस्कस किया, कितने तरीके के प्लास्टिक हैं, उसके एप्लीकेशन क्या हैं, कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। अब एक प्रकार का पदार्थ है सेरेमिक मटेरियल। ठीक है, सेरेमिक मटेरियल। सेरेमिक मटेरियल जो है, जैसे एग्जाम्पल दीजिए आप ईंटा, ठीक है, चीनी के बर्तन जो घर में होते हैं, पहले एक कप, चाय का कप, ये सब सेरेमिक में आता है। ये सब क्या है, कन्वेंशनल सेरेमिक है। इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल सेरेमिक। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि एडवांस सेरेमिक्स भी आता है, जो भी हम पढ़ेंगे। तो जो सेरेमिक है, दे आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स whose formation is due to the action of heat. क्लेज, मट्टी के जो भी आप कुल्हड़ देखते हैं, ये सब सेरेमिक कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये हाई टेम्परेचर ले लेता है, लेकिन होता क्या है, ये ब्रिटल होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये थोड़ा सा ब्रिटल होता है, मतलब अगर इसको झटका देंगे आप तो ये टूट जाएगा, लेकिन ये गर्मी को टॉलरेट करता है, गर्मी को सहन करता है। ठीक है, तो आप देखिए ईंटे को कैसे बनाते हैं, भट्टे में डालते हैं, उसको खूब गर्म करते हैं, कच्ची मिट्टी से बनाते हैं, खूब बनाते हैं, उसके बाद वो कड़ा होकर निकलता है, तो वो जो निकलता है वो सेरेमिक है। ठीक है, ये जनरली मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप Al2O3, ठीक है, ये मेटेलिक पार्ट है, ये नॉन मेटेलिक पार्ट। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों मिला के एक कंपाउंड बनता है और वो एक सेरेमिक होता है। जैसे सिलिका, ये एल्यूमिना है, इसको हम एल्यूमिना बोलेंगे। उसके बाद दूसरा ले लीजिए SiO2, इसको हम बोलेंगे सिलिका। ठीक है, इस तरीके से कई तरीके के हैं, सिलिकॉन नाइट्रेट है, सिलिकॉन नाइट्राइड है, ठीक है, साइलॉन है, तो कई तरीके का है। तो ये जो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट से कंबाइन एक मेटेलिक है, एक नॉन मेटेलिक है, इसी तरीके से। और ये सब ऑक्साइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं, कार्बाइड्स हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, एल्यूमिना, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं सेरेमिक के। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर, बहुत ही ऊंचे हाई तापमान को झेल सकते हैं, वो टॉलरेट कर सकते हैं, और अलग अलग प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। काफ़ी इसमें जो एडवांस सेरेमिक्स हैं वो इससे बनाते हैं हम लोग, और भी इसके अलावा भी कई हैं, लेकिन इसकी हम लोग बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज इससे लेते हैं। डायमंड हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और काफ़ी एडवांस्ड एप्लीकेशंस भी आ रही हैं इसकी धीरे धीरे। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला था घर में जो चीनी के मिट्टी के बर्तन हैं, तो आप देखिए अर्थनवेयर, स्टोनवेयर, ये पोर्सेलिन, ये दीवार है आपकी ब्रिक की, तो ये सब जो है सेरेमिक के अंदर आता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सेरेमिक्स या ट्रेडिशनल सेरेमिक्स। ठीक है, इसको हम लोग, जैसे हमने कहा, कन्वेंशनल सेरेमिक भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ क्ले मिनरल्स, दैट इज पोर्सेलिन, सीमेंट एंड ग्लास। ये काफ़ी हार्ड होता है, स्टिफ होता है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है,
जैसा कि आपको पता ही है, जैसे कुल्हड़ का ही अगर पका हुआ कुल्हड़ है या आपका ब्रिक है और या चीनी के बर्तन है घर में, उसको आप देखिए, छूइए तो वो काफ़ी हार्ड है, ठीक है, इतना सॉफ्ट नहीं है प्लास्टिक के तरीके से, वो हार्ड है। ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेरेमिक के। तो ये ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब फर्नेस भी होती है, मतलब इसके अंदर हम पूरी एक छोटी सी भट्टी बना सकते हैं और ये टॉलरेट करेगा, ये मेल्ट नहीं होगा। अगर हम इसी को मेटल का बनाते तो ये पिघल सकता था, लेकिन ये जो है सेरेमिक का बना हुआ है, ये बहुत हाई टेम्परेचर 2000 डिग्रीज 1500 मे बी 2000 डिग्रीज तक भी ये जा सकता है, ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर तक ये ले लेगा और अलग अलग साइज के हैं। इस ये ट्यूब की तरीके से भी थर्मल इंसुलेशन का भी काम करेगा, मतलब अगर अंदर कुछ गर्म है तो बाहर गर्मी ट्रांसफर नहीं करेगा, तो आपका एनर्जी लॉस कम होगा, ठीक है। तो ये उस तरीके की चीज है। ये एक फर्नेस है। फर्नेस में भी आप देखिए तो ये जो पार्ट है पूरा, ये व्हाइट वाला, ये पूरा सेरेमिक है, ठीक है। अंदर ये इलेक्ट्रिकल के, इसमें इलेक्ट्रिकल रॉड लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग हो रही है, रेजिस्टेंस फर्नेस है ये, और चारों तरफ इसकी इंसुलेशन है। इंसुलेशन कौन कर रहा है? ये सेरेमिक कर रहा है, ठीक है, ताकि जो अंदर गर्मी है वो बाहर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो यही एक कॉन्सेप्ट होता है फर्नेस का, ठीक है। और सेरेमिक्स जो है एक्सट्रीमली ब्रिटल, ये आपको आइडिया हो गई, अगर आपका चाय का कप गिर जाता है तो वो टूट जाता है, ब्रिटल है वो, ठीक है, एंड आर हाईली ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है उसमें। These materials are typically insulative to the passage of heat and electricity। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि अगर अंदर हीट है तो बाहर हीट जाने नहीं देता है, तो ये उसकी क्वालिटी है, और इसी क्वालिटी को हम यहाँ पे और यहाँ पे यूज करते हैं, और हीट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी वो पास नहीं करता, ठीक है। सो अंडर मोर रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर हम लोग ने डिस्कस किया है, और हार्श इन्वायरमेंट, बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट भी है, खूब गर्म पानी है या कुछ है तो भी वो झेल लेता है और वो नुकसान नहीं करता। हालांकि सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, जनरल हम नहीं बता सकते कि ये सब ऐसे ही करते हैं, सब अलग अलग तरीके के सेरेमिक हैं, किसको किस कंडीशन में यूज करना है ये उसके लिए डिटेल्ड में एक एक सेरेमिक का हम लोग को देखना पड़ेगा। बट जनरल स्पीकिंग वो ब्रिटल होते हैं, वो हार्ड होते हैं, वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, ठीक है, ये उसकी जनरल प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेरेमिक के छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं, मशीन पार्ट्स, ठीक है। आप देखिए कि कितना ही ये बहुत ही हार्ड है और इसको बनाना कितना टफ है, लेकिन ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो हम लोग इसको रेडी टू यूज, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में उसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एडवांस सेरेमिक्स में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, आप देखो इसको 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर के लेंथ के ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और उसके अंदर कितने छोटे छोटे इंट्रिकेट मशीन्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये फाइनल कास्टिंग है, ये रेडी टू यूज बनाते हैं, इसको मशीन नहीं करते हैं, इसको कास्ट ही इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। और अभी क्या है, मेटेलिक पार्ट में हम लोग इसको मशीन करते हैं, ठीक है, कास्टिंग करते हैं, लेकिन मान लीजिए इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे यूज करना है, लेकिन वो हम मेटल का पार्ट नहीं बना सकते क्योंकि वो पिघल जाएगा। हमको ऐसी चीज से बनाना है जो उतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर ले, तो वो पोरस भी है, वो उस तरीके की, मान लीजिए यहाँ से ऑयल जा रहा है, दूसरी तरफ से ऑयल निकल रहा है, लुब्रिकेशन हो रहा है, तो ये इस तरीके का कंपोनेंट ये पहले नहीं बनाए जा सकते थे, अब बनाए जा रहे हैं विद द यूज ऑफ एडवांस्ड सेरेमिक, ठीक है। ये आप इस तरीके के हम लोगों ने, ये ट्यूब्स हैं, वही थर्मल रेजिस्टेंस ट्यूब्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए, ये मशीनिंग पार्ट्स हैं, ये ब्लेड्स हैं। तो ये सब जो है, हालांकि आपको पता है ये सब चीज़ें बहुत ही ब्रिटल हैं, लेकिन उसको उस कंडीशन को लेते हुए भी हम मशीन तो नहीं कर सकते क्योंकि ब्रिटल है, वो टूट जाएगा, तो हम इसको कास्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही
एडवांस्ड एप्लीकेशंस हैं सेरेमिक के। हम लोग जब इस टॉपिक को लेंगे तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से इस पे हम लोग बनाया जा रहा है, एक आध चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत ही आप देखो इसमें 0.5 mm का ये स्ट्रक्चर है, इतनी दूर का, और उसमें उसके अंदर इतने बड़े बड़े बने गए। तो दिस आर रियली वेरी मार्वेलस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। जहाँ तक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की बात है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि हमको एक तरफ से दूसरी तरफ दिखना चाहिए, तो ऐसे भी सेरेमिक है हमारे पास। ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा सा दिखेगा, हल्का सा, एक दूसरे से बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा। तो इस तरीके के जैसे आपकी एप्लीकेशन हो उस तरीके का सेरेमिक अवेलेबल है। और ओपेक मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ का आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। उस तरीके के खूब सारे सेरेमिक है। तो ये एक अलग कैटेगरी ऑफ मटेरियल है जो कि अब यूज हो रहा है एडवांस्ड। पहले तो कन्वेंशनली यूज होते थे, कप प्लेट में यूज होता था, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में अब इसको आप देख रहे हैं किस तरीके से इसका यूज आ रहा है। नेक्स्ट है कंपोजिट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि पहले हम लोगों ने मेटल से शुरू किया, मेटल देखा, फिर हम लोगों ने प्लास्टिक देखा, इसी मेटल में हम लोगों ने एलॉयज को डिस्कस किया, एलॉयज के इसी मेटल में हम लोगों ने फेरस और नॉन फेरस देखा। तो काफी हम लोग इस चैप्टर में ये देख रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कितने अलग अलग प्रकार के हमारे पास पदार्थ हैं और सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब हम लोग प्लास्टिक के बाद सेरेमिक्स में आए, सेरेमिक्स के बाद हम लोग कंपोजिट्स पे आ रहे हैं। तो आप देखिए कि क्यों हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे एप्लीकेशन आ रहे हैं जो हमारे पास पुराने मटेरियल है वो वहां पे यूज नहीं हो सकते हैं, उसकी लिमिटेशन है, ठीक है। इसलिए हम लोग नए मटेरियल पे जा रहे हैं, ठीक है। सो इंजीनियरिंग मटेरियल्स मेड फ्रॉम 2 or more consistent materials, constituent materials with significantly different। तो कंपोजिट मतलब कि कोई दो अलग अलग प्रकार की चीजें हम लोग एक दूसरे में मिलाएंगे, दोनों अलग अलग तरीके की होंगी और दोनों की प्रॉपर्टी अलग होगी और एक बीच का एक प्रॉपर्टी एक फाइनल प्रोडक्ट की बनेगी। लेकिन कंपोजिट में आपको ध्यान रखना है कि जो भी दो चीजें तीन चीजें हमने मिलाई हैं वो सब अलग अलग उसमें रहती हैं, मतलब पूरी मिलती नहीं है आपस में। जैसे एलॉय में वो पूरी एक दूसरे में घुल जाता था, मिल जाता था, लेकिन कंपोजिट में वो चीज ऐसा नहीं है, वो सारी चीजें अलग अलग रहती हैं, ठीक है। हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे। तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विच रिमेन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल विद इन द फिनिश्ड स्ट्रक्चर। मतलब आप उसको नेकेड आई से मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये मैक्रो है इसको ध्यान रखिएगा, मतलब नेकेड आई से जो चीज आप आंख से देख सकते हैं वो आपको अलग अलग उसमें देखेंगे। अगर आप उसका सेक्शनिंग करेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो आपको वो अलग अलग दिखेगा, ठीक है। कि जो दो मटेरियल आपने मिलाए हैं वो मटेरियल आपको अलग अलग उसमें दिखेंगे, दोनों मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट दोनों को मिला के कंपोजिट मटेरियल बना है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो दोनों से अलग होगी, और इसलिए करते हैं ताकि हम दोनों को मिला के एक और अच्छा पदार्थ बना सकें। यही इसका आइडिया होता है कंपोजिट मटेरियल का, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कंपोजिट मटेरियल है उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं।
तो इसके दो तरीके हैं कैटेगराइज करने के। हमने आपको बताया कि कंपोजिट मतलब दो चीजें मिलाते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है रीइंफोर्समेंट। दो तरीके के मटेरियल इसमें हम लोग मिलाते हैं, एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है रीइंफोर्समेंट। तो ये जो चार्ट बना है ये बना है बेस्ड ऑन द रीइंफोर्समेंट, ओके, बेस्ड ऑन द रीइंफोर्समेंट। एक हुआ इसका पार्टिकल रीइंफोर्स्ड, फाइबर रीइंफोर्स्ड और स्ट्रक्चरल। तो एक एक करके हम देखेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक, ये पूरा एक मैट्रिक्स है। अब उस मैट्रिक्स को हमको रीइंफोर्समेंट डालना, तो हम एक, मान लीजिए ये ए मटेरियल है, तो हम एक बी मटेरियल को इस तरीके से छोटे छोटे इसमें प्लास्टिक्स पार्टिकल्स डाल देंगे, ठीक। तो ये बी मटेरियल है, ये ए मटेरियल है, ये बी मटेरियल, ए के अंदर बी डाल दिया। तो ए हमारा, ए जो है वो मैट्रिक्स है और ये जो है रीइंफोर्समेंट मतलब ये हमको ताकत देगा उसमें, ठीक है, ये हमको ताकत देता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मकान बनता है, जो बीम पड़ता है, पिलर पड़ती है, तो उसमें जो है लोहे की छड़ें रहती हैं और उसके बाद आप अंदर मसाला भरते हैं, सीमेंट, बालू, वो सब, ठीक है। तो जो स्टील के रॉड्स, जो आपके लोहे के रॉड हैं, वो आपका रीइंफोर्समेंट काम करता है, वो उसको ताकत देता है। मतलब जो सीमेंट है वो कॉम्प्रेसिव फोर्स लेता है और टेंसाइल फोर्स लेने के लिए आपके पास वो लोहे की छड़ें होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये, इसको हम पार्टिकल रीइंफोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने छोटे छोटे पार्टिकल डाल दिए अंदर, इसलिए हम इसको पार्टिकल रीइंफोर्स्ड। फाइबर रीइंफोर्स्ड क्यों बोलते हैं, फाइबर रीइंफोर्स्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसके अंदर फाइबर डाल देते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स है और इस तरीके से फाइबर डाल देते हैं, जैसे कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर, बोरोन फाइबर, केवलार फाइबर, कई तरीके की फाइबर हैं। तो ये जो है इसको स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। तो ये इसको फाइबर रीइंफोर्स्ड बोलते हैं, क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट है वो फाइबर का है, इसलिए हम उसको फाइबर रीइंफोर्स्ड बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चरल है, इसमें दो तीन तरीके का होता है, जैसे लैमिनेट्स होते हैं इसमें। ये आप देखें, अगर हम इससे आए यहाँ नीचे तो ये लैमिनेट्स हैं। लैमिनेट क्या है, आपने देखा होगा कि जो प्लाई की दुकान में आप जाइए तो वो लैमिनेट करके लिखा रहता है वहाँ पर, ये लैमिनेटेड है, वो लैमिनेट है। उसमें क्या करते हैं, वो एक प्लाई के ऊपर दूसरी प्लाई, फिर तीसरी प्लाई, वो सब चिपका देते हैं पतली पतली लेयर बना के, और एक अलग आपका सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्लाई आपको बेच देते हैं। वो कहते हैं वाटर प्रूफ प्लाई है, ठीक है। वाटर प्रूफ में वो करते क्या है कि बाहर की लेयर को वो एक ऐसे मटेरियल से लगा देते हैं जो वाटर प्रूफ है, और अंदर जो है पूरा पूरा आपका दूसरे तरीके का मटेरियल आ जाता है। कई तरीके के होते हैं। वो बेंडिंग प्लाई है, मतलब वो ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है। तो वो सब जो बनता है वो लैमिनेट होता है, मतलब कि एक लेयर लगाई, दूसरी लेयर लगाई, तीसरी लेयर लगाई, तो एक एक लेयर को हम कहते हैं लैमिनेट। और वो लैमिनेट सारे चिपका के हम लोग बेस्ड ऑन द क्या, किस तरह, कैसे आप उसको बनाते हैं लैमिनेट को। जैसे मान लीजिए इसमें एक फाइबर इस तरीके का है, ठीक है, सीधा सीधा आपने फाइबर डाला है एक लेयर में, उसके बाद वाली लेयर में आपने 45 डिग्री पे डाल दिया है, उसके बाद आपने -45 पे डाल दिया, तो होगा क्या कि सारी लेयर अलग अलग जो है लोड लेगी और अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग लैमिनेट बोलते हैं। हम लोग आगे की क्लास, भी तो ये इंट्रोडक्शन है, आगे आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से बनता है। उसके बाद सैंडविच पैनल। सैंडविच पैनल जैसा कि नाम से है, सैंडविच है, मतलब कोई चीज जो है दो चीजों में दबी हुई है। तो ये है आपका एक,
और एक आपने ऊपर लगा दिया, ये इसको हमने सैंडविच पैनल बोल दिया, ठीक है। और इसको हमने मान लीजिए बहुत हल्का बना दिया, तो ये बहुत लाइट वेट हो गया, और ऊपर से हमने उसको पूरा पैक कर दिया, पूरा एक पतली सी कोई सॉलिड शीट लगा दी। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया आपका, ये काफ़ी लाइट वेटेड हुआ, ठीक है। तो ये इसीलिए कंपोजिट का इसको नाम दिया गया, मतलब दो तीन चीज़ें मिला के हमने बनाया। लेकिन इसमें क्या है कि एक प्रॉपर्टी जो है, एक एवरेज प्रॉपर्टी आएगी, और जो जितनी भी आपने चीज़ें डाली हैं, और अगर आप उस मटेरियल को क्रॉस सेक्शनिंग करेंगे, खोल के देखेंगे, तो सब चीज़ें आपको अलग अलग मिलेंगी। ये इसमें कंपोजिट में सब चीज़ें एक में घुल मिल नहीं जाती हैं, इसमें सब चीज़ें आपको नेकेड आई से अलग अलग दिखाई देगी। उसके बाद पार्टिकल रीइंफोर्समेंट की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स है और ये रीइंफोर्समेंट है, ठीक। तो अगर लार्ज पार्टिकल, ये बहुत बड़े बड़े पार्टिकल हैं, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल हैं, तो हम इसको लार्ज पार्टिकल रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। डिस्पर्शन स्ट्रेंथेंड, मतलब उसी में से डिस्पर्स होके अलग अलग जो है छोटे छोटे पार्टिकल वो डिस्पर्स्ड है पूरे मैट्रिक्स में, तो हम उसको डिस्पर्शन हार्डनिंग स्ट्रेंथेंड बोलते हैं। कंटिन्यूअस अलाइंड, डिसकंटिन्यूअस अलाइंड। कंटिन्यूअस अलाइंड मतलब कि इस तरीके का, ऐसे ये पूरा कंटिन्यूअस अलाइंड है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस शॉर्ट मतलब छोटे छोटे फाइबर, ये ऐसे 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 ऐसे, ये कंटिन्यूअस नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके का डिसकंटिन्यूअस शॉर्ट, ठीक है। और ये जो है ये भी दो तरीके से हो सकते हैं, अलाइंड या रैंडमली ओरिएंटेड। इसको अगर हम लोग देखें तो ये रैंडम है और ये अलाइंड, दोनों शॉर्ट हैं, ये और ये दोनों शॉर्ट हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है, ये दोनों शॉर्ट हैं, ये अलाइंड है और ये रैंडमली ओरिएंटेड। आई थिंक ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है एक जनरल व्यू देने के लिए कि जो रीइंफोर्समेंट है, बेस्ड ऑन द रीइंफोर्समेंट हम कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं कंपोजिट को। उसी तरीके से हम इसी कंपोजिट्स को जो है बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आपने देखा अभी हम लोगों ने पिछले वाले में जो कैटेगराइज किया था कंपोजिट को बेस्ड ऑन द रीइंफोर्समेंट किया, अभी क्या है बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स। यहां पे देखिए तीन नाम है, पीएमसी, एमएमसी, सीएमसी। पीएमसी का मतलब है पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, मतलब जो हमने आपको पिछले में बताया था मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जो पूरा पूरा बल्क ऑफ द मटेरियल है और उसके अंदर जो हम ताकत देने के लिए डालते हैं वो रीइंफोर्समेंट होता है। तो बल्क ऑफ द मटेरियल का जो नाम है उसके नाम पे पहला है पॉलीमर, मेटल, सिरेमिक। तो यहाँ पे मैट्रिक्स सिरेमिक की है, यहाँ पे मैट्रिक्स मेटल की है, यहाँ पे मैट्रिक्स पॉलीमर की है, ठीक है। या तो सिरेमिक की मैट्रिक्स होगी या मेटल की मैट्रिक्स होगी या पॉलीमर की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये पार्टिकल रीइंफोर्स्ड है, ये कंटिन्यूअस फाइबर्स हैं जो हम लोग पिछले स्लाइड में देख रहे थे। ये कंटिन्यूअस आ गया आपका फाइबर्स और ये यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इधर साइड से अगर देखेंगे, और ये पार्टिकल है, ऐसे कुछ पार्टिकल्स बीच बीच में पड़े हुए हैं। अब इसका एक माइक्रो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये है एमएमसी। एमएमसी मतलब एमएमसी मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, मतलब मैट्रिक्स जो है वो मेटल का है। तो ये जो आपका बल्क है, ठीक है, बल्क जो है वो मेटल का है, तो बल्क जो है कॉपर का है। और रीइंफोर्समेंट जो ये छड़े आप देख रहे हैं, एक तरीके से फाइबर आप देख रहे हैं, वो उसको माइक्रोस्कोप लेवल पे है लेकिन इसको बड़ा करके दिख रहा है आपको, तो ये सिलिकॉन कार्बाइड के है। तो कॉपर जनरली क्या है, जो मेटल है
वो एक थोड़ा डक्टाइल है, मतलब आप उसको खींचेंगे तो वो डक्टाइल हो जाएगा, मतलब खिंच जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, खिंचाव आ जाएगा, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो हम एमएमसी बनाना चाहते हैं वो थोड़ा हार्ड हो, वो खींचे भी और हार्ड भी हो। तो दोनों को मिला के हम क्या करना चाहते हैं कि एक एवरेज प्रॉपर्टी आएगी उसमें, और इसमें हमने बीच में सिलिकॉन कार्बाइड का फाइबर डाल दिया, तो ये इसको जो है स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। तो ये इसकी ब्यूटी है कि ये मेटल भी है और इसमें सेरेमिक भी है, और दोनों मिला के हम अगर कहना चाहें कि कॉपर बहुत सॉफ्ट है, इसको हमें हार्ड बनाना है, तो हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक। इसीलिए आप देखिए कि ये क्यों पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि सिर्फ कॉपर से हमारा काम नहीं चल रहा है। कॉपर था हमारे पास, लेकिन वो डक्टाइल तो है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, तो हम उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड के हमने, जो कि हार्ड है, सिलिकॉन कार्बाइड जो है थोड़ा हार्ड है, तो वो उसको जब आप खींचोगे इस कंपोजिट को, तो वो उतनी आसानी से नहीं खींचेगा जितनी आसानी से कॉपर खींच जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये फाइबर्स है, जो फाइबर्स हैं, रेशे हैं, ठीक है, जो रेशे हैं। अब इसी रेशों का जैसे धागा है, धागा से कपड़ा बनता है, ठीक है, तो इसी तरीके से जो फाइबर्स हैं उसी का ये बुन दिया गया है इसको, है ना। ये ग्लास के हैं, ये ग्लास फाइबर्स के ग्लास हैं, और ये ग्लास की फैब्रिक है, मतलब उन्हीं धागों से, जो फाइबर्स हैं, जो रेशे हैं, उसी से ये बना है। अब जब हम इससे जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमने, मान लीजिए एक ये हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें हमने एक लेयर जो है इसकी डाल दी, बीच में एक लेयर उसकी, एक शीट डाल दी, फिर थोड़ी देर बाद एक शीट डाल दी, फिर थोड़ी देर बाद एक शीट डाल दी, उसके बाद उसको बनाया, तो एक अलग अलग लेयर बनती गई, तो इससे जो है एक अलग ही प्रॉपर्टी इसकी बनेगी, ठीक है। इस तरीके के मटेरियल बहुत आ रहे हैं, आप देखिए मार्केट में, आपको लगेगा ये अजीब सा मटेरियल है, ना कपड़ा है ना ये प्लास्टिक है, तो ये उसको हम लोग, वो जो नए नए मटेरियल आ रहे हैं वो पूरे कंपोजिट्स हैं, और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। ये जो होते हैं ये कार्बन के भी होते हैं, कार्बन फाइबर्स, आप देखोगे कार्बन फाइबर्स, तो ये इतने ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है कि आप खींचोगे तो टूटेगा भी नहीं, मतलब मेटल के टक्कर की इसकी स्ट्रेंथ आती है। आपको देखने में प्लास्टिक लगेगा, लेकिन आप खींचोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरीके से जैसे ग्लास है, कार्बन है, वैसे एरामिड फाइबर है, एरामिड फाइबर, ठीक है। ये सब केवलार इसका ट्रेड नेम है, और जो रीइंफोर्समेंट देता है, रीइंफोर्स मतलब ताकत देता है उसको, कोई चीज़ एक सॉफ्ट थी उसको हमने रीइंफोर्समेंट दिया, ताकत दी। तो एक सॉफ्ट मटेरियल में अगर हम इस तरीके की चीज़ें लेयर डालते हैं तो उससे उसकी ताकत बढ़ती है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो फाइबर से रीइंफोर्समेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि अगर ये हमने डाला है इस तरीके से, और इस डायरेक्शन में अगर हम इसको फोर्स लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, इसकी ताकत, इसकी टूटेगा नहीं वो इस डायरेक्शन में। लेकिन ये हो सकता है कि अगर आपने उल्टे डायरेक्शन में लगाया तो वो टूट जाए, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं कि ये इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। हम लोग देखेंगे आगे, अभी के लिए आप इतना लेके चलिए कि इसको जो है जिस डायरेक्शन में अगर हमारा फाइबर डाला गया है, जिस डायरेक्शन में हमने इस फाइबर के कपड़े डाले हैं या जो फैब्रिक बनाई है इससे वीव करके बनाई है, तो वो जो है उस डायरेक्शन में ही उसकी ताकत आएगी, ठीक है। अब इसमें आप देखिए एक जो है डायरेक्शन ऐसे है, एक डायरेक्शन ऐसे है। अब इसको गौर से देखिए अगर इस फिगर को, तो एक रेशे इस तरीके से गए हैं, एक रेशे इस तरीके से गए, तो इसमें क्या होगा कि इसकी दोनों डायरेक्शन में ताकत आ जाएगी, इससे जो बनेगा मटेरियल। तो ये सब इसकी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा।
अब आए हम लोग और इसके जो एडवांस्ड कंपोजिट्स हैं उसमें क्या क्या ताकत है। अब आप देखिए बुलेट प्रूफ, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये स्पोर्ट्स किट्स, ये हमारे हेलमेट है, ये किस चीज का बना हुआ है, कंपोजिट का बना हुआ है। अगर इसमें हम गोली लगती है हमें तो ये रोक लेता है, ठीक है। अगर हम यही लोहे की जैकेट पहन के जाएंगे और गोली लगेगी तो आप समझिए आप चल ही नहीं पाएंगे। जो पहले महाराणा प्रताप जो पूरे और उस जमाने के जो वॉरियर होते थे वो लोग जो जैकेट जो पहनते थे अपनी या ऊपर से ढाल पहनते थे वो कितनी भारी होती थी। लेकिन ये सब जो है जैकेट्स बहुत हल्की हैं और सारी जो गोलियों और बुलेट की सबको वो रोकने की ताकत रखती हैं, क्षमता रखती है, ठीक है। तो आप देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है मटेरियल के डेवलपमेंट से कि आपने एक हल्का मटेरियल बनाया और वो सब काम कर रहा है जो एक पहले बहुत भारी मटेरियल काम करता था, ठीक है। तो किसी को भी हम दे सकते हैं, कोई कमजोर आदमी है वो भी लेके आगे जा सकता है। एयरक्राफ्ट देखिए, आज कुछ कुछ एयरक्राफ्ट में 50% कंपोजिट है, मतलब कितना हल्का हो गया है वो। अगर हल्का हो जाता है तो उसके फायदे क्या हैं, हम उसमें अपना पेलोड बढ़ा सकते हैं, मतलब हम उसमें ज़्यादा पैसेंजर बिठा सकते हैं, ज़्यादा सामान लाद सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। और अलग अलग आप देखिए इसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके के कंपोजिट लगे हैं। इसी तरीके से कार में खूब सारे अलग अलग तरीके के पार्ट्स लगे हुए हैं जो कि कंपोजिट के बने हुए हैं, जो पहले मेटल के बनते थे, मेटल के बाद हो सकता है प्लास्टिक के बनते हो, प्लास्टिक के बाद अब कंपोजिट। लेकिन हाँ, इसका कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं। अब फॉर एग्जांपल आप बुलेट प्रूफ की जैकेट के ही ले लीजिए, कितना ज़्यादा फायदा है। कितने लोग हैं जो लोहे की जैकेट लेके पहन के चल सकते हैं, बहुत कम लोग चल सकते हैं। अगर वो चलेंगे तो उसकी दूसरी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, वो उसी में थक जाएंगे, वो लड़ेंगे क्या। इसी तरीके से बोट भी जो है वो सी में रहती है, ठीक है। जब हाई स्पीड पे चलती है और सी में चलती है, बहुत दिन रखी रहती है उसी में, तो आप देखिए अगर लकड़ी की होती है नीचे या फिर किसी मेटल की होती है तो उसमें कोरोजन होगा, जंग होगा, आपको रेगुलर उसको पेंट करना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन कंपोजिट जो हो गया उसके ऊपर आपको मान लीजिए पॉलीमर का कंपोजिट है, PMC है, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, ठीक है। पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट मतलब कंपोजिट जो है, जो उसका जो मैट्रिक्स है वो पॉलीमर का है, प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक हम लोगों ने अभी देखा कि वो कोरोजन नहीं होता है उसमें, तो जो इसमें क्लोराइड आयन है आपका, जो नमक का पानी है सी में, वो उसको फर्क नहीं करेगा। जो अलगे लग जाते हैं या काई लग जाती है वो सब इसमें लगेगा भी तो साफ हो जाएगा। लेकिन लोहे का और किसी चीज का होगा, मेटल का, तो उसमें वो जंग लग जाएगा, रस्ट लगेगी, फिर आप उसको क्लीन करोगे, रेगुलर मेंटेनेंस करोगे, तो ये सब काम बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए ये बंदा स्टिक है, इसके पास ये स्टिक की क्या क्या क्वालिटीज हैं। जैसे रैकेट्स है आपके, टेनिस के रैकेट हैं, ठीक है, बैडमिंटन के रैकेट्स हैं, ये सब कंपोजिट के बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हल्के हैं। सबसे बड़ी बात है लाइट वेट है, लाइट वेट बहुत ही हल्के हैं, तो जो भी प्लेयर है वो बहुत आराम से उसको खेल सकता है। उसके बाद जब इसमें बॉल लगती है या कॉर्क लगती है तो जो जर्क आता है वो उसके बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है, वो जो मटेरियल है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जर्क को एब्जॉर्ब कर लेता है, जर्क को एब्जॉर्ब कर लेता है, जर्क को एब्जॉर्ब करता है। ये हेलमेट है। अगर हेलमेट लोहे की होती तो कितनी, आप सोचिए कितना भारी होता उसको, लेकिन कंपोजिट की है, ताकत उसकी उससे ज्यादा है लोहे वाले से, और सारा इंपैक्ट भी ले लेती है। तो ये कितना आपकी लाइफ आसान हो गई है कंपोजिट के आने से, ठीक है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मटेरियल बन रहा है।